हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स को शुरू कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर थर्ड है और पेपर थर्ड में हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। ये बीएससी फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट चल रही है, ठीक है। तो कल तक हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस की थी, नेटवर्क पढ़े थे, यानी कि जाल नेटवर्क ऐसे सर्किट होते हैं जिनके अंदर सोर्स के साथ साथ काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स लगे हुए। इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर या फिर रेजिस्टर या फिर इंडक्टर कोई या फिर कैपेसिटर या कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स लगे हो या ओप एम्प लगा हो, कुछ भी, ठीक है, या जीनर डायोड, कोई भी डायोड लगी हो, ऐसे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स काफी सारे लगे हो, मतलब एक दो नहीं, मतलब एक से ज्यादा, दो तीन चार कुछ भी। तो ऐसे नेटवर्क को या ऐसे सर्किट को बोलते हैं नेटवर्क। फिर नेटवर्क आगे दो टाइप के थे, पैसिव एंड एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क जिसके अंदर सोर्स ना जुड़ा हुआ हो, एक्टिव नेटवर्क ऐसा सर्किट जिसके अंदर सोर्स जुड़ा हुआ हो। फिर अपने वोल्टेज सोर्स किए थे, आइडियल वोल्टेज सोर्स किया था, लेकिन आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसा कुछ होता नहीं है कि जितनी इनपुट में वोल्टेज उतनी आउटपुट में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी न किसी तरीके से लॉस जरूर होता है एनर्जी का, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे कैसे भी हो। तो आइडियल चीजें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने आइडियल वोल्टेज सोर्स को छोड़ के अपने हमेशा वोल्टेज सोर्स या रियल वोल्टेज सोर्स को यूज करते हैं। ऐसे वोल्टेज सोर्स जिसके अंदर कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध है तो मतलब वोल्टेज का कहीं ना कहीं, तो चाहे कितनी भी कम मात्रा में हो, चाहे कितनी भी वैल्यूज में वोल्टेज ड्रॉप हो, लेकिन कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप जरूर होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अपने करंट सोर्स पढ़ा था। आइडियल करंट सोर्स ऐसा सोर्स जिसके अंदर पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ, पैरेलल के अंदर क्यों लगता है ये भी आपको मैंने डायग्राम से कल बताया था। तो पैरेलल के अंदर अगर रेजिस्टेंस सोर्स जो लगाया गया उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब जो सोर्स का जो रेजिस्टेंस है उसमें से कोई करंट पास आउट ही ना हो, तो जितना इनपुट में दिया था उतना का उतना ही आउटपुट में चला गया। जैसे ये सोर्स लगा हुआ है, IS लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ये जो पैरेलल रेजिस्टर लगा हुआ है RL या R, ये इन्फिनिटी हो, तो मतलब करंट अगर कोई I यहाँ से आ रहा है तो I आएगा, इधर I डिवाइड होगा इस नोड पे, यानी कि जहाँ पे दो ब्रांचेस मिलती हैं उसको नोड बोलते हैं। तो इस नोड पे करंट डिवाइड होगा, एक तो इस पोर्शन में जाएगा और बाकी इस पोर्शन में जाएगा। अब यहाँ पे जो करंट गया मान लो वो I1 है और इधर जो गया है वो I2 है, ठीक है। ये जो है अपना I है, ठीक है। अब ये I1 जो है अगर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टर तो वैसे भी करंट को अपोज करते हैं, मतलब धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, और अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ओम है, इतनी ज्यादा है कि करंट को ये फ्लो ही नहीं होने देगा, तो मतलब इस I1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो। और यहाँ पे अगर हम इस टर्मिनल पे करंट को मेजर करें, जो I आउटपुट होगा वो I आउटपुट इनपुट के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको I इनपुट लिखूं, I इन लिखूं, तो I आउटपुट इनपुट के इक्वल होगा, यानी I2 इन दोनों के इक्वल आ जाएगा, करंट का कोई लॉस आएगा नहीं। लेकिन इतनी ज्यादा वैल्यू वाला रेजिस्टर लगा के करंट का कोई लॉस ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। अगर फाइनाइट वैल्यू है तो धारा के प्रवाह में वो बाधा तो जरूर उत्पन्न करेगा, लेकिन इतनी भी नहीं कर पाएगा कि करंट पास आउट ही ना हो सके। करंट पास आउट जरूर होगा, तो जिससे आउटपुट पे इन दोनों टर्मिनल पे जब हम करंट को मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। तो ये तो आइडियल करंट सोर्स थे। उसके बाद अपने किरचॉफ लॉ किया था। किरचॉफ का लॉ में क्या थे, दो लॉ थे, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। बस इन दोनों का ये था कि अलजेब्रिक सम देखना है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज दोनों क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो किरचॉफ का लॉ कैसे लगता है और किस तरीके से आपको साइन लेने हैं वो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो आज अपने आगे चलते हैं, अपने पढ़ते हैं फोर टर्मिनल नेटवर्क। तो फोर टर्मिनल नेटवर्क इसको बोला जाता है चतुर टर्मिनल जाल हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा टिपिकल है, आप इसको इंग्लिश में ध्यान रखो। फोर टर्मिनल नेटवर्क, मान लो कि कोई ये सर्किट है, ऐसे ही शो किया हुआ है, क्रिटिकल सर्किट है, मतलब सर्किट के अंदर काफी सारे क्या लगे हुए हैं, हो सकता है रेजिस्टर लगी हो सकता है कोई लगी हो सकता है कैपेसिटर लगा हो, या मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इसके अंदर कुछ इम्पीडेंस लगी हुई है। इम्पीडेंस आपको पता थी ना, कल मैंने आपको बताई थी कि सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर प्लस साथ में क्या जोड़ दिया जाए, इंडक्टर जोड़ दिया जाए कोई, और उस केस में जो सर्किट के अंदर जो अपोजिट, जो मतलब करंट को अपोज करेगा, जैसे कि नॉर्मली हम रेजिस्टर लेते हैं करंट को अपोज करते हैं, लेकिन जब ये तीनों लगे हो तो तीनों ही धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।
तो ऐसे केस में जो जो मतलब धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्रति, हिंदी में तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबाधा बोलेंगे शायद, हाँ प्रतिबाधा ही होगी है, तो उसको प्रतिबाधा बोलेंगे, उसकी यूनिट ओम है। तो अपने लेट कर लेते हैं क्रिटिकल सर्किट बनाना, मतलब उसके अंदर अब ये क्रिटिकल ही है कि एक सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट या फिर सिर्फ अकेला रेजिस्टेंस या अकेला कैपेसिटर या अकेली कॉइल ना हो, उसके अंदर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स लगे हुए। तो जाल की तो डेफिनेशन कंप्लीट हुई। जो नेटवर्क होते हैं ना वो क्रिटिकल सर्किट होते हैं, मतलब उनके अंदर काफी सारे एलिमेंट होते हैं, तो उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो जाल की डेफिनेशन है वो यहाँ पे पूरी हो गई। तो अपने ने मान लिया कि कोई क्रिटिकल सर्किट है जिसके 4 टर्मिनल है, जिनमें से कोई 2 टर्मिनल, इसको मैं 1 1 देती हूँ, इसको 2 2 देती हूँ। ये जो 1 1 टर्मिनल है, कोई 2 टर्मिनल तो किसका काम करे, इनपुट का काम करे, और कोई 2 टर्मिनल क्या करे, आउटपुट का काम करे। ऐसे नेटवर्क जिसके अंदर 4 क्लियर टर्मिनल हो, यानी कि हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो ऐसा जाल जिसके अंदर 4 स्पष्ट टर्मिनल प्रेजेंट हैं और उनमें से कोई 2 टर्मिनल तो इनपुट का काम करे और कोई 2 टर्मिनल आउटपुट का काम करे, तो कितने टर्मिनल बन गए, टोटल 4। इसीलिए इस नेटवर्क का नाम है 4 टर्मिनल नेटवर्क। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप कई सारे ब्रिज पढ़ते हो, आपने रेक्टिफायर पढ़े हैं, आपने डायोड वाला 4 टर्मिनल जो फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े है ना, उनके अंदर 4 आप इनपुट और आउटपुट सिग्नल देते हो डायोड्स के अंदर। सिमिलरली आपके पास ट्रांसफार्मर पड़े, ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। अब इसके भी 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4। तो ऐसे नेटवर्क जिनके अंदर 4 टर्मिनल है उनको क्या बोला जाता है, 4 टर्मिनल नेटवर्क बोला जाता है। तो 4 टर्मिनल नेटवर्क की अगर डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे, ऐसा जाल जिसके अंदर 4 क्लियर यानी 4 स्पष्ट टर्मिनल हो, जिसमें 2 टर्मिनल तो इनपुट का काम करते हो, बाकी बचे हुए 2 टर्मिनल आउटपुट का काम करते हो। यहाँ पे जो 2 2 टर्मिनल है वो हमेशा अपने आउटपुट लेंगे और जो 1 1 टर्मिनल है वो हमेशा क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। अब ये 4 टर्मिनल नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल जो अभी तक आपको पता हुआ है ट्रांसफार्मर। आगे काफी सारे फिल्टर भी आएंगे, आप फिल्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे, करंट फिल्टर, वोल्टेज फिल्टर, तो वहाँ पे आपको और भी 4 टर्मिनल नेटवर्क दिखेंगे। तो जब आएंगे ये फिल्टर वाले टॉपिक, ये नेक्स्ट यूनिट में आएंगे, उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि ये भी 4 टर्मिनल नेटवर्क एग्जांपल है। सिमिलरली काफी सारे ब्रिजेस भी होते हैं, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किए थे सेकेंड ईयर में, आपको ध्यान हो तो एक्सपेरिमेंट तो आपने जो भी किए थे, एंडरसन किया था, डिसोटी किया था, ऐसे काफी सारे और ब्रिज होते हैं जो 4 टर्मिनल ब्रिज होते हैं, जिनके अंदर 2 टर्मिनल इनपुट का काम करते हैं और कोई 2 टर्मिनल आउटपुट का काम करते हैं। अगर मैं 4 टर्मिनल नेटवर्क आपसे पूछा जाए तो ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर 4 क्लियर टर्मिनल हो, 4 स्पष्ट सुस्पष्ट टर्मिनल हो, जिनमें से कोई 2 टर्मिनल इनपुट का काम करते हैं और कोई 2 टर्मिनल आउटपुट का काम करते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाएगा 4 टर्मिनल नेटवर्क। अब 4 टर्मिनल से 3 टर्मिनल भी बन सकते हैं। 3 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, टर्मिनल जाल। ये नेटवर्क, ये मैंने पूरा सर्किट को दिखाते हैं इस बॉक्स को, ठीक है। अब मान लो ये नेटवर्क 4 टर्मिनल के अंदर तो ये रहे थे 1 टर्मिनल, ये भी दूसरा 1 1 यानी कि आउटपुट इनपुट, और ये 2 2 यानी कि आउटपुट टर्मिनल। अब देखो 3 टर्मिनल बनाना, मतलब मुझे 3 ही टर्मिनल रखने हैं। 3 टर्मिनल रखने के लिए क्या कर सकते हैं, किन्हीं 2 टर्मिनल को अपने क्या करते हैं, कॉमन कर दे, तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाएगा 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो कैसे कॉमन किया, मान लो यहाँ पे एक इम्पीडेंस लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है। अब इन दोनों को क्या किया, आपस में एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया और उसको नीचे जोड़ दिया सेकंड टर्मिनल पे। मतलब इन दोनों अगर एक ही सेम वायर से इसको जोड़ दिया, इसका मतलब अब कोई एक टर्मिनल कॉमन हो चुके हैं। तो ऐसे बनता है 3 टर्मिनल नेटवर्क कि मतलब कोई 2 टर्मिनल को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, 2 टर्मिनल को आपस में जोड़ दो, ऐसे नेटवर्क को आप बोलोगे 3 टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। यानी कि अब 3 क्लियर टर्मिनल रह गए, अब 2 टर्मिनल को आपस में जोड़ गए, इन दोनों टर्मिनल को एक वायर के साथ कनेक्ट करके इसकी अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। ये बनता है 3 टर्मिनल नेटवर्क। सिमिलरली आपके पास एक बनेगा 2 टर्मिनल नेटवर्क। इनका कोई यूज नहीं है, बस डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। द्वि टर्मिनल जाल, कोई यूज नहीं है इनका अभी,
हाँ, आपको पता होना चाहिए कि 4 टर्मिनल 3 टर्मिनल कैसे बनते हैं। 3 और 2 टर्मिनल का तो अपने ने कुछ ऐसा किया नहीं है, बस 3 टर्मिनल में कोई एक टर्मिनल को कॉमन कर दो, कोई 2 टर्मिनल को एक वायर से जोड़ना मतलब कॉमन करना। 2 टर्मिनल नेटवर्क मतलब ये अपने पास एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, ठीक है। ये मेरे पास 2 टर्मिनल, ये 1 टर्मिनल। 4 टर्मिनल होता तो मतलब 1 एज अ इनपुट काम करता और 2 एज अ आउटपुट काम करता। अब मेरा पास है क्या, 2 टर्मिनल नेटवर्क बनाना है। तो जब आपको 2 टर्मिनल नेटवर्क बनाना होता है तो आप क्या करते हो, इन दोनों को किसी एक वायर से जोड़ दो, चाहे इनको जोड़ दो चाहे आप ऐसे कर दो, यहाँ पे एक वायर लगा दो, ये 2 बच गया, मतलब 1 और 2 टर्मिनल यहाँ पे बचे, 2 टर्मिनल यहाँ पे बचे। यानी कि बाकी जो 2 टर्मिनल थे, किन्हीं 2 टर्मिनलों को तो ओपन छोड़ दो कि इनके साथ कोई सोर्स कनेक्ट हो जाए, और 2 टर्मिनल को एक वायर से जोड़ दो। इस चीज को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करना। इस चीज को क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट, और हिंदी में इसको बोलते हैं लघुपथित। तो मतलब जब आपको एक 4 टर्मिनल नेटवर्क को 2 टर्मिनल नेटवर्क में बदलना है, तब आप क्या कर सकते हो कि 2 टर्मिनल को तो छोड़ दो और 2 टर्मिनल को आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दो। अगर 2 टर्मिनल को आप एक वायर से कनेक्ट कर दोगे तो ये सिंगल एक वायर ही बनेगी, जिसमें एक टर्मिनल यहाँ पे कुछ जुड़ सकता है और एक यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे तो नहीं जोड़ सकते ना। सेम ही यहाँ पे किया, इधर भी यही किया कि किन्हीं 2 टर्मिनल को एक वायर से जोड़ दिया और 2 टर्मिनल हमारे पास बच गए, एक ये मतलब एक पे आप इनपुट ले सकते हो, एक पे आप आउटपुट डाल सकते हो। जब आप 2 टर्मिनल नेटवर्क पढ़ते हो तो कोई एक टर्मिनल एज अ इनपुट टर्मिनल काम करता है और कोई दूसरा टर्मिनल एज अ आउटपुट टर्मिनल काम करता है, तो उसको बोला जाता है 2 टर्मिनल नेटवर्क। और इसको किया कैसे जाता है, शॉर्टिंग करके, यानी कि किन्हीं 2 क्लियर टर्मिनल्स को एक वायर के साथ जोड़ के। अब अपने आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस तो कंप्लीट हो गई हैं, आगे अपने अब करेंगे नेटवर्क्स। अब नेटवर्क भी कई तरीके से हो सकता है, उसके अंदर जुड़ी हुई इंपीडेंस डिपेंड करते हैं। देखो जब हम छोटी क्लासेस में थे तब हम रेजिस्टेंस की बात करते थे, अब रेजिस्टेंस को छोड़ के हम इंपीडेंस की बात करेंगे। इंपीडेंस क्या आपको पता चल चुका है, ये भी धारा के प्रवाह में बाधा ही होती है, लेकिन इस केस में क्योंकि हम नेटवर्क पढ़ रहे हैं, मतलब एक क्रिटिकल सर्किट पढ़ना है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट जुड़े हो, तो एक से ज्यादा एलिमेंट हमें पता है इंपीडेंस के अंदर 3 एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स अलग अलग हो सकता है उसी सर्किट के अंदर 4 रेजिस्टेंस जुड़े हो, एक कॉइल जुड़ी हो, एक कैपेसिटर जुड़ा हो सकता है उसी नेटवर्क के अंदर एक रेजिस्टेंस, एक कॉइल, 2-3 कैपेसिटर जुड़े, मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अब नेटवर्क बनाना मतलब एक से ज्यादा कोई सर्किट के अंदर एलिमेंट, इलेक्ट्रिक एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, इसीलिए हम इंपीडेंस की बात करेंगे, ठीक है। अब सर्किट हमारे कैसे है, 4 टर्मिनल नेटवर्क पढ़ रहे हैं हम। 4 टर्मिनल नेटवर्क आप पढ़ोगे कि मतलब आपके पास कोई 4 टर्मिनल है जिनमें से 2 पे आप इनपुट डालोगे, किन्हीं 2 पे आप आउटपुट डालोगे। कैसे इनपुट डालोगे अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी टर्मिनल नेटवर्क का एक टाइप करवाती हूँ, टी एंड पाई नेटवर्क। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो टी एंड पाई नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले नेटवर्क लग गया तो मतलब आपको एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स लेने हैं। तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हमें जब भी लेने हो हम बोल देंगे कि हमने इंपीडेंस लगाई है। तो इंपीडेंस अपने आप में ही अपने आप को क्लियर कर रही है, इंपीडेंस वर्ड ही हमें बता रहे हैं कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टर्मिनल नेटवर्क है, ठीक है, जिसके अंदर कोई 2 हमारे पास एज अ इनपुट टर्मिनल होते हैं और कोई 2 हमारे पास एज अ आउटपुट टर्मिनल होते हैं। मेरे पास 1 हमेशा मैं इनपुट लूंगी, 2 हमेशा मैं आउटपुट टर्मिनल लूंगी। अब मुझे बनाना है टी नेटवर्क। अब जुड़ी हुई इंपीडेंस के बेस पे बनता है कि नेटवर्क टी टाइप है या फिर पाई टाइप है, ठीक है। अब अगर इंपीडेंस कुछ इस तरीके से जुड़ी हो, ये तो नेटवर्क को शो कर रहा है ये बॉक्स, तो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल, आपको पता 1 पे इनपुट, 2 पे हम आउटपुट देंगे। अब जुड़ी हुई इंपीडेंस बताती है कि नेटवर्क का टाइप कैसा है। नेटवर्क बोला मैं इंपीडेंस जोड़ूंगी, इंपीडेंस नाम से ही बता रहा है कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। नेटवर्क का काम भी यही है, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स जोड़ना, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, अगर किसी सर्किट के अंदर अगर जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस को कई बार हम इस तरीके से दिखाते हैं और कई बार ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपीडेंस को शो करता है, ये भी एक इंपीडेंस को शो कर रहा है, बस उसके ऊपर जेड लिखा होना चाहिए क्योंकि इंपीडेंस की यूनिट
इम्पीडेंस का जो सिंबल होता है वो जेड होता है, जैसे रेजिस्टेंस का आर होता है उसी तरीके से इम्पीडेंस का सिंबल जेड होता है। और जेड की वैल्यू भी आपको पता है आर प्लस आयोटा या फिर उसको जे बना दिया जाता है एक्स, ठीक है। और अगर जेड की मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसकी वैल्यू तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर आता है, जहाँ पे एक्स एल आपको पता है ओमेगा एल और एक्स सी आपको पता है 1 ओमेगा सी होती है। तो ये चीज़ आपको पता है, कल बता के आपको गई हूँ। तो अगर जो टर्मिनल के अंदर जो नेटवर्क आपके पास अपनों ने लिया है, अगर उसके अंदर जो इम्पीडेंस इस तरीके से जुड़ी हुई है, फर्स्ट टर्मिनल अगर उसके अंदर इम्पीडेंस इस तरीके से जुड़ी हो तो अब ये बन क्या रहा है, 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल। शेप क्या बनी इम्पीडेंस जोड़ने से टी की, इसीलिए इसको बोला जाता है टी टर्मिनल। और अगर इसके अंदर इम्पीडेंस इस तरीके से जुड़ी हो, ये चीज भी मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, अब आपको पता चल गई है। तो अगर इम्पीडेंस इस तरीके से जुड़ी हो, ये नेटवर्क को शो कर रहा है सर्किट को, अगर इन केस ये एक एक इम्पीडेंस और एक कोई यहाँ जुड़ी हो और एक कोई यहाँ जुड़ी हो, तो ये 2 टर्मिनल, ये 1 टर्मिनल, 4 टर्मिनल नेटवर्क हुआ। अब जो इम्पीडेंस जुड़े थे उन्होंने बनाया क्या, एक पाई की शेप बनाई, इसीलिए इसको बोला जाता है पाई नेटवर्क। और यहाँ पे टी की शेप बनी है इम्पीडेंस को जोड़ के, उसको टी नेटवर्क बोला जाता है। इसको स्टार नेटवर्क भी बोला जाता है और इसको डेल्टा नेटवर्क भी बोला जाता है। अब डेल्टा या स्टार क्यों बोलते हैं, देखो स्टार इसलिए बोलते हैं कि ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। अब ये वाला जो पॉइंट है, अगर इन दोनों वायर्स को खींच के मैं अगर इसको इस तरीके से कर दूं तो ये एक तरीके से स्टार जैसी फॉर्म बनती है, शेप बनती है वायर्स को कनेक्ट करने से। बस ऐसे ही इसको नाम दिया हुआ स्टार टर्मिनल। कैसे बना ये, अगर मैं आपको बताऊं, इस नोड को पकड़ के इसको और इसको ऊपर कर दूं तो मतलब ये इस तरीके की शेप बनी है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये एज अ स्टार जैसी शेप जैसा लगता है, इसलिए इसको स्टार नेटवर्क भी बोला जाता है। हालांकि पूरा स्टार बनता ही है। और इसमें देखो अगर मैं इसको इन दोनों को दूसरे तरीके से जोड़ दूं, कौन सी, इसको और इसको, या इसको आप नाम दे लो टी टर्मिनल नेटवर्क में मैंने Z1 Z2 और Z3 इंपीडेंस या प्रतिबाधाएं लगाई है। यहाँ पे मैंने ZA ZB और ZC प्रतिबाधाएं लगाई है, ठीक है। अब अगर मैं ZC और ZB की शेप बदल दूं, यानी एक डेल्टा जैसी बना लूं और इसको मैं ऐसे ऐसे पढ़ा रहने दूं, कैसे बनाई, देखो ये तो मेरे पास पड़ा है ZB। अब इन दोनों की जो मैंने वायर थी उसको खींच के मोड़ के जोड़ दिया। अगर मोड़ के जोड़ दूं तो ये ZC और ये ZA, डेल्टा ऐसा होता है या ऐसा होता है ना, तो ये डेल्टा जैसी नेटवर्क बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं। अब इस टॉपिक में आपको एक कैलकुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। पेपर में आपके पास बार बार आता है टी टर्मिनल का पाई टर्मिनल में रूपांतरण समझाओ, तो वो करने के लिए अपने करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं किसी टी नेटवर्क को सॉल्व करूंगी, फिर मैं पाई नेटवर्क को सॉल्व करूंगी। टी नेटवर्क को सॉल्व करना मतलब मैं Z1 की कुछ वैल्यू निकाल के बताऊंगी, Z2 की वैल्यू निकाल के बताऊंगी और Z3 की कोई वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ZA की वैल्यू कुछ निकालेंगे, ZB की निकालेंगे, ZC की निकालेंगे। ये तो आपके पास टी और पाई नेटवर्क का सॉल्यूशन आता है, लेकिन आपके पास पेपर में कई बार ये आता है कि टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में बदलिए, टी और पाई नेटवर्क का रूपांतरण बताइए, या पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में बदलिए। अगर आप 5 ईयर देखते हो तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा। मतलब जब आपको टी को पाई में बदलना है तो मतलब Z1 की कुछ वैल्यू ZA ZB और ZC की फॉर्म में लेके आना, और जब आपको पाई को टी में बदलना मतलब ZA की कुछ वैल्यू Z1 Z2 Z3 की फॉर्म में लेके आना। फॉर एग्जांपल मैं आपको टी नेटवर्क को सॉल्व करना सिखाती हूँ। देखो ये इसका सॉल्यूशन आपके लिए फिक्स ही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको क्या करवा रही हूँ, टी नेटवर्क, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम देगा और इसका कोई यूज नहीं है। हालांकि अगर आप सर्किट को सॉल्व करना सीख जाते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में कर ली है, ठीक है। अब ये सर्किट है, मेरा नेटवर्क कैसा है, टी नेटवर्क है, तो मैंने टी की फॉर्म में इंपीडेंस जोड़ दिया, ये 2 2, ये 1 1, ये Z1 Z2 और ये Z3
Z3। अब मेरे को T नेटवर्क को सॉल्व करना है। जब भी किसी नेटवर्क को सॉल्व करना तो आपको Z1, आपको एक तो ओपन करंट निकालना पड़ेगा OC और एक शॉर्टेड करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ओपन करंट और शॉर्टिंग क्या होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे होता है, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, आपको समझ आएगी मैंने कैसे निकाली। इनको सॉल्व करने के लिए यानी Z1 Z2 Z3 की वैल्यू या फिर ZA ZB Z2 की ZC की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, जैसे आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले Z1OC। अब ये Z1OC है क्या चीज, देखो अपने ये देखते हैं। Z1OC नाम से क्लियर है, देखो Z1OC Z2OC। OC का मतलब है ओपन सर्किट, ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो। और जहां पे आप SC लिखो उसको बोलो शॉर्टेड सर्किट। अब इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट को हिंदी में बोलते हैं खुला परिपथ और शॉर्टेड को बोलते हैं लघुपथित परिपथ, ठीक है, लघुपथित परिपथ, ठीक है, सर्किट से। अब ओपन या शॉर्टिंग कैसे होगा, जैसे जैसे आता जाएगा ना मैं आपको बताती जाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, Z1OC। सबसे पहले तो डिनोशन देख लो, सिंबल देख लो। जब आप लिखोगे Z1OC मतलब सर्किट को कैसा रखना है, OC बता रहा है ओपन रखना है, ठीक है। Z1OC, 1 का मतलब है 1 पे तो कोई सोर्स लगाना है। जब आप 1OC लिखोगे यानी कि 2 टर्मिनल को क्या रखना है, ओपन रखना है। नाम से उल्टा होता है, यहाँ पे 1 लिखा मतलब 1 पे तो सोर्स लगाना है और 2 पे ओपन करना है। सिमिलरली अगर मैं ये लिखूं Z2OC, इसका मतलब OC दिखा रहा है कि सर्किट कैसा ओपन है। 2OC लिखे मतलब 2 पे तो हम क्या लगाएंगे, सोर्स लगाएंगे और 1 को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सिमिलरली आप Z1SC होता है। Z1SC मतलब SC का मतलब शॉर्ट किया है, सर्किट कैसा है, शॉर्ट है। शॉर्ट करना क्या होता है अभी आ जाएगा, ओपन भी क्या अभी पता चल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट किया और 1 का मतलब 1 पे तो क्या लगाया गया, सोर्स लगाया गया। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा उसका मतलब उसके ऊपर सोर्स लगाया हुआ और उसके बाद बचे हुए टर्मिनल को क्या किया गया, जो भी उन्होंने बोला। अगर SC है तो मतलब शॉर्ट किया, OC है तो मतलब ओपन किया। तो Z2SC मतलब 2 पे तो क्या किया, सोर्स लगाया और 1 को क्या किया गया, शॉर्ट किया गया, क्योंकि नाम में क्या है, शॉर्टेड सर्किट। सबसे पहले तो ये लिखना सीखो। Z1OC मतलब 1 पे सोर्स लगाया, 2 को ओपन कर दिया। 1SC मतलब शॉर्ट किया हुआ, S दिखा रहा है शॉर्टेड सर्किट है, 1 पे तो सोर्स लगा दिया, 2 पे शॉर्ट लगाया। मतलब जो टर्मिनल अपनों ने लिखे है, जो नंबर उसके ऊपर तो सोर्स कनेक्ट करना है और उसके बचे हुए नंबर पे हम जैसा सर्किट बोल रहे हैं, ओपन करना है तो ओपन कर देंगे, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर देंगे। मैं इन चीजों को रिमूव कर रही हूँ क्योंकि अब आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो Z1OC निकालती हूँ। Z1OC का मतलब क्या है, 1 पे तो क्या करना है, सोर्स कनेक्ट करना है और 2 को क्या करना है, ओपन छोड़ना है। यानी कि कुछ ऐसा बनाना है या इसी नेटवर्क में कर लेते हैं। ये देखो मतलब 1 पे तो मैंने क्या किया, कोई सोर्स कनेक्ट कर दिया, या सोर्स को हम इस तरीके से नहीं करते, ये 1 पे मैं रिमूव कर रही हूँ एक बार। इसका मतलब क्या हुआ, 1 के ऊपर हमने कोई सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। 2 को ओपन छोड़ना मतलब कोई वायर ही नहीं कनेक्ट की, ठीक है, ये सर्किट खुला छोड़ दिया। अब यहाँ से मान लो कि कोई करंट आ रही है, ठीक है, आई। अब ये जो करंट आ रही है, ये करंट जाएगी कहाँ, Z का मतलब होता है इंपीडेंस को मेजर करना, मतलब रेजिस्टेंस निकालना, कुल प्रतिबाधा कितनी बनी। करंट आया, करंट इधर गया, इस रेजिस्टेंस में से होकर जाएगा इधर जाएगा। अब ये नोड से डिवाइड होगा, यानी कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। अब क्या करंट इधर जा सकता है, 2 टर्मिनल की साइड, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि करंट कैसा पाथ फॉलो करता है, हमेशा क्लोज लूप में बहता है। बंद खुले सर्किट के अंदर करंट कभी भी नहीं बह सकता। कैसे नहीं बह सकता, इन दोनों को आपस में जोड़ा ही नहीं तो करंट जाएगा कहाँ, नहीं जाएगा ना। मतलब अब करंट डिवाइड तो हुआ, यहाँ पे जो करंट आई उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होता। करंट कहाँ आएगा, यहाँ। तो जितना सर्किट बना उसके अंदर अगर मैं इंपीडेंस को देखूं, बाधा को देखूं, Z1OC पे 1 पे मैं सोर्स को कनेक्ट करके, तो मुझे पता है 1 पे सोर्स को कनेक्ट किया तो मैं बाधा निकालूं तो एक तो ये बचेगी प्रतिबाधा, एक ये बचेगी, इंपीडेंस ये 2 बचेगी। तो इस केस में सर्किट 1 कैसे गया, एक ये और एक ये, इतना ही रह गया ना। और यहाँ पे क्या है, सोर्स कनेक्ट कर दिया कोई भी, ठीक है। तो मतलब अब मुझे टोटल इंपीडेंस निकालना, वो भी कब, जब फर्स्ट टर्मिनल पे सोर्स लगाया, सेकंड टर्मिनल को ओपन किया, तो टोटल इंपीडेंस कितना आ जाएगा इन दोनों का ऐड, यानी कि Z1 प्लस Z2। तो इन इक्वेशंस को लिखते जाओ, बाकी जो भी होगा अपने आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं।
मेरे को सिमिलरली इस चीज को मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। कैसे, अब जो भी करना है अभी बताती हूँ आपको। डायग्राम बनाना मत कि बार बार, आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ, आप मत बार बार बनाना। अब देखो ये 1 1 टर्मिनल है हमारा, Z1 है, OC निकाल लिया हमने। अब अपनों ने क्या निकालना है, Z2 OC निकालते हैं सिमिलरली। Z2 OC का मतलब क्या हो, इसमें थोड़ा सा टाइम से समझेंगे, बाकी आप अपने आप आराम से जल्दी जल्दी करेंगे अपने, ठीक है। Z2 OC का मतलब ये हुआ कि सेकंड टर्मिनल पे तो क्या लगाना है, कोई सोर्स लगा दिया और इसको क्या करना है, खुला छोड़ दिया। इसको खुला छोड़ा तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। क्या प्रोसेस होगी, सेम प्रोसेस क्या होगी, करंट आएगा इधर आएगा इधर आएगा नोड पे, यहाँ पे, और बाकी इधर भी जा सकते हैं। जो भी बिंदु होती है, नोड होती है, वहां पे करंट क्या है, ये जो I1 अगर बाय चांस आ रहा था तो ये I1 दो ब्रांचेस में बढ़ता है, एक I2 और एक I3 में। लेकिन इधर तो करंट जा ही नहीं सकता, क्योंकि करंट कौन सी पाथ में जाता है, हमेशा क्लोज लूप में जाता है। अगर क्लोज लूप में जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सर्किट बन कितना गया, इतना सा रह गया, है ना। तो प्रतिबाधा क्या आएगी, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको मैं क्या कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, Z2 प्लस Z3 के इक्वल आएगी। इसी तरीके से मैं Z1 SC निकालती हूँ। जो ओपन करना मतलब दो ही टर्मिनल पड़े तो दोनों को ओपन कर करके अपने प्रतिबाधा निकाल दी। अब इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ। शॉर्ट यानी कि शॉर्ट कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको, इसी डायग्राम के अंदर करेंगे, इसीलिए मैं इनको रब करती जा रही हूँ साथ साथ। ठीक है, अब अपनों ने करना क्या है, शॉर्ट करना है इस सर्किट को। शॉर्ट का मतलब क्या है, Z1 SC मतलब 1 1 पे तो हमें क्या लगाना है, सोर्स लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सोर्स लगा दिया। शॉर्ट करने का मतलब होता है जब आप ओपन करते हो, ओपन सर्किट का मतलब होता है करंट को जीरो करना। करंट जीरो कभी हो सकता है जब यहाँ पे कोई वायर ही ना कनेक्ट की हो। शॉर्ट का मतलब होता है वोल्टेज को जीरो करना। अब वोल्टेज को जीरो किया है, या फिर ऐसे बोल लो वोल्टेज ड्रॉप को जीरो करना। वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप को जीरो करना। शॉर्टिंग जब भी करनी हो उसका मतलब इतना सा आता है कि जिन टर्मिनल्स की शॉर्टिंग करनी है वहां पे सीधा एक प्लेन वायर लाके जोड़ दो, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दी, शॉर्टिंग कर दी। अब मतलब ये वाला भी एक क्लोज सर्किट हो गया, तो करंट आएगा यहाँ से, यहाँ आया, यहाँ पे भी डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी घूमेगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ऐसे आ जाएगा। मतलब अब सारे के सारे इंपीडेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब मुझे Z1 SC निकालना है तो एक चीज मुझे पता चल रही है, इस तरीके से गया, यानी कि Z1 जो है वो इन दोनों के पैरेलल के सम के इक्वल आ रहा है। ये चीज आप 11th 12th में कर चुके हो। कैसे, ये Z1 तो इन दोनों के क्या है, सीरीज में, और Z2 Z3 देखें तो ये कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए। तो मतलब जब मुझे यहाँ पे टोटल इंपीडेंस निकालना तो Z1 प्लस Z2 पैरेलल Z3 के। अब जब रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े होते हैं, यानी कि दो अलग अलग वायर से जुड़े होते हैं, उस केस में ये अगर R1 है, ये R2 हो, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना तो वो कितना आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल आता है। कौन सा, पैरेलल का केस होता है, ये डबल डंडे शो करने हैं, पैरेलल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसकी आती है, 1/R होता है। ये भी R1 R2 एलसीएम ले लिया, इधर क्या बना, R2 प्लस R1। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये 1/R था तो मैंने इसका रिवर्स कर दिया। तो सिमिलरली जब मैं पैरेलल लगाऊं तो समझने वाली बात है, मैं इसकी वाली चीज डायरेक्ट लिख लूंगी। तो जब मेरे पास Z1 SC निकाला तो Z1 SC की वैल्यू क्या है, Z1 प्लस पैरेलल थे मतलब सोल्व कर चुके हैं, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 आ जाएगा, ठीक है। ये आया Z1 SC की वैल्यू। अब मैं सिमिलरली Z2 SC की निकालती हूँ, मतलब सेकंड टर्मिनल पे सोर्स जोड़ना है और फर्स्ट टर्मिनल को क्या करना है, ओपन करना है। फर्स्ट टर्मिनल ओपन कैसे होगा अभी देख लेते हैं। फर्स्ट टर्मिनल ओपन कैसे होता है अभी अपने इस चीज को समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्मिनल शॉर्ट करना, क्योंकि 1 2 SC निकाला यानी शॉर्टेड निकाला, मतलब यहाँ पे प्लेन वायर जोड़ दी। 2 2 पे क्या करना है, एक क्या जोड़ दिया मैंने, सोर्स जोड़ दिया। सेम यहाँ पे करंट आएगा नोड पे डिवाइड होगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर आएगा इधर आएगा, मतलब सारे के सारे इंपीडेंस इन्वॉल्व हो गए। तो इंपीडेंस वही लेने हैं जहाँ पे करंट पास आउट हो सके, ठीक है। अब सारे के सारे इंपीडेंस मेरे पास हो गए इन्वॉल्व, और यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप होता कहाँ, जहाँ पे कोई ना कोई
रेजिस्टेंस लगा हो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा हो इस वायर पे, सिर्फ प्लेन वायर लगाई तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगी। तो सिमिलरली जब मैं Z2 SC की निकालूंगी तो यहाँ से मुझे पता है Z2 इन दोनों के पैरेलल में आ रहा है, यानी Z2 प्लस Z1 पैरेलल ऑफ Z3। तो Z2 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z1 Z3, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा, ये चीज आ गई अपने पास। ठीक है, अब देखो, अब इसको आगे जो भी सोल्व करना है, जैसे भी करना है, इसी कैलकुलेशन को फॉलो करना है। अब Z1 Z2 Z3 की वैल्यू चाहिए थी ना, मैंने आपको यहाँ पे बताया टी नेटवर्क सोल्व करना मतलब Z1 Z2 और Z3 की कुछ वैल्यूज निकाल लेना। पाई नेटवर्क सोल्व करना मतलब ZA ZB ZC की कुछ ना कुछ वैल्यूज निकाल लेना। तो अब ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे, मेरे पास पता है मुझे Z1 SC आया, Z2 SC आया, Z1 OC Z, मतलब सारे इस तरीके की चीजें आ गई। अब ये चीज आने के बाद सिंपल कैलकुलेशन फॉलो करनी है, Z1 OC माइनस Z1 SC करके देखो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी। कैसे, देखो ये Z1 OC, ये Z1 SC, ये इन दोनों को माइनस करके देखो, देखो क्या बनता है। माइनस इसलिए क्या, क्योंकि मेरा Z1 से Z1 कट जाएगा, वो चीजें मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मेरे पास आया क्या, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। ये मैंने अभी पीछे से देखा, इसलिए मैंने वैसे का वैसा नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 माइनस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। यहाँ से Z1 से Z1 कट गया तो बचा गया Z2 प्लस प्लस नहीं माइनस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम लूम है, तो यहाँ पे आएगा Z2 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस Z2 Z3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपने पास क्या बनेगा, इधर देखो क्या चीज बनती है, Z2 प्लस Z3। अब इसको आप सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, तो फिर जो चीजें कैंसिल आउट होगी उसको कैंसिल कर दे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, Z2 का स्क्वायर प्लस 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज तो गलत हुई है। क्या गलत हुई, ये चीज गलत होगी Z1 OC, यहाँ पे मैंने 3 लिखा था। कैसे, देखो वापस से बताती हूँ कि ये चीज कैसे मैंने उधर गलत क्यों नोट होगी, या इस पूरे सर्किट को मैं वापस से बना दूंगी। ये Z1, ये Z2, ये Z3, यहाँ पे 1 1 टर्मिनल Z1 OC निकालना बता रही हूँ, ये 2 2 टर्मिनल, मतलब 1 1 पे तो वायर लगा, बैटरी लगा दो या कोई भी सोर्स लगा दो, इधर कुछ भी नहीं जोड़ा, करंट आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया। अब इधर नहीं जाएगा क्योंकि करंट हमेशा ओपन सर्किट में नहीं, क्लोज लूप में बहता है। अगर क्लोज लूप में बहता है तो इन्वॉल्व तो यही तो इम्पीडेंस हुई है ना, तो यहाँ पे Z1 प्लस Z3 आएगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे गलत कर दी, तो जब आगे सॉल्व किया तो वहां पे पता भी चल गया कि यहाँ पे गलती है। जब आप भी करोगे ना आपको बाद में समझ आने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं गलत वैल्यू पुट करने के कारण इसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आना था। कैसे, यहाँ पे भी Z3, यहाँ पे भी Z3, तो Z3 माइनस Z3 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 इंटू ये Z3 का स्क्वायर माइनस Z2 Z3 अपॉन में क्या आएगा, Z2 प्लस Z3, यानी ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, प्लस माइनस वाले हैं। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, या इधर ही करते हैं, यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यूज लिखूंगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, Z1 OC माइनस Z1 SC किया, तो मेरे पास बना क्या, Z3 का स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3। अब यहाँ से देखो मैंने टी नेटवर्क को सॉल्व करना मतलब Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकालना, तो यहाँ से मेरे पास Z3 का स्क्वायर कुछ आया, क्या आएगा, Z2 प्लस Z3 इंटू में Z1 OC माइनस Z1 SC। तो ये Z3 का स्क्वायर आया। अब मैं स्क्वायर को अंडर द रूट लिख लूँ तो Z3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट में Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 OC माइनस Z1 SC। तो टी नेटवर्क में Z3 की वैल्यू हमेशा यही आएगी। अब यही जो वैल्यू है Z3 की वैल्यू आप कहाँ पे पुट करोगे, इधर करोगे। ठीक है, और इन इक्वेशंस के अंदर आप जब पुट करोगे और जहाँ पे भी Z3 को सॉल्व करोगे तो आपके पास Z1 Z2 Z3 की पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाएगी,
जब इस Z3 की वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशंस में पुट करोगे। कौन सी इक्वेशन में, जो 1OC वाली है और जो शॉर्ट सर्किट वाली जो 2OC वाली इक्वेशन है, जब उनके अंदर आप पुट करोगे तो आपके पास Z1 Z2 Z3 सबकी वैल्यू आ जाएगी। Z1 की वैल्यू ऐसे इसको पुट करके आएगी Z1OC 1OC माइनस Z3 और Z2 की वैल्यू आएगी Z2OC माइनस Z3। तो ये वैल्यूज अब आपको याद रखनी पड़ेगी, या अगर आप पुट भी ना करो तो सीधा भी यही आ रही है। कैसे, Z1 की वैल्यू अगर मेरे को यहाँ से निकालना तो यहाँ से क्या आएगा Z1OC माइनस Z3। सिमिलरली इसमें से जब मुझे Z2 की निकालनी तो क्या आएगी Z2OC माइनस Z3। तो ये वैल्यूज वहां पे पुट करती है। ये तो हुआ टी नेटवर्क। अब अपने करते हैं पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क में हम पाई बनानी है नेटवर्क के अंदर, सेम चीजें ही करनी है। अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज कैसे सॉल्व करनी है वो आ गई होगी समझ। Z1OC Z2OC वगैरह की वैल्यूज निकाल के अपने इसको छोड़ देंगे, बाकी इसको कल करेंगे। अब देखो ये 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल, ये मैंने मान ली कोई ZA इम्पीडेंस है, ये ZB इम्पीडेंस है, ये ZC इम्पीडेंस है, ठीक है। अब सिमिलर सेम चीज करनी है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले Z1OC। तो Z1OC क्या आपको पता चल गया अभी तक तो आराम से कि 1 टर्मिनल पे तो सोर्स लगाना है और 2 टर्मिनल को क्या कर देना, ओपन छोड़ देना है। तो करते हैं, देखो Z1OC मतलब 1 टर्मिनल पे मैंने क्या लगा दिया, सोर्स लगा दिया, 2 टर्मिनल को ओपन छोड़ दिया। जब मैंने ओपन छोड़ दिया तो यहाँ से आया करंट, इधर आएगा, इस नोड पे डिवाइड होएगा, इधर आएगा, इधर आएगा और इधर भी आएगा, लेकिन अगली वायर पे नहीं जाएगा, है ना, आगे नहीं जाएगा। मतलब करंट इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इसमें भी आ सकता है, नीचे आया, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, बस इधर साइड नहीं जा सकता। नहीं जा सकता है क्योंकि वो इस वायर में करंट कभी नहीं आएगा, इसमें और इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। करंट हमेशा क्लोज लूप में ही बहता है, इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लो। तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आएगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा और इसलिए उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, यहाँ पे नहीं ऐसा, क्योंकि करंट जाया, इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर आया, मतलब इस वाली टर्मिनल्स पे नहीं आया। अगर इसको मैं पर्टिकुलर नाम दूं तो ये कौन कौन सी जगह पे नहीं आ पा रहा, तो देखो अगर मैं इसको AB पॉइंट दे दूं, इसको मैं बोलूं A, इसको बोलूं B, ये बोलूं C और ये D, मतलब AB वायर और CD वायर के अंदर करंट का फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उधर क्या है, सर्किट क्या है, ओपन है, और ओपन सर्किट में करंट कभी फ्लो होता ही नहीं। देखो कैसे अब इसको मेजर करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो भी एरोस थे मैं इन सबको अब एक बार रिमूव कर रही हूँ। अब देखो आपको निकालना क्या, इम्पीडेंस निकालनी है, प्रतिबाधा निकालनी है, तो प्रतिबाधा कैसे निकलेगी। अब देखो प्रतिबाधा निकालनी कौन सी, Z1OC। अब मुझे पता चला, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पीडेंस उठाऊं तो मुझे पता चल रहा है कि एक तो ये इम्पीडेंस है और एक ये, और यहाँ पे कोई इम्पीडेंस एक और जोड़ दी गई है, ठीक है, ये वाली। ये तो है ZA, ये है ZB, ये है ZC, आगे कुछ जा नहीं रहा इसलिए मैंने वायर्स बनाई नहीं है। तो मतलब ये दो है, ये तो सीरीज में है, किसके, इसके पैरेलल में ZA के। तो मतलब Z1OC निकालूं तो कैसे निकलेगा, ZA पैरेलल ZB प्लस ZC। इतनी लॉजिकल चीजें तो अब आपको आती हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये दोनों कैसे सीरीज में और ये पैरेलल में। पैरेलल में होता जो एक अलग वायर के जैसा होता है, इन दोनों के सम के ये क्या है, सीरीज में है। तो Z1OC की वैल्यू क्या आएगी, ZA प्लस, मतलब अब ये क्या है, सीरीज में है, तो मतलब ZA इंटू ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC आएगी। ये कैसे चीज आएगी, ऐसे आएगी 1 अपॉन ZA प्लस 1 अपॉन ZB प्लस ZC को सोल्व करके, ठीक है। अब सिमिलरली मेरे को Z2OC निकालना है, तो उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी। अब वो देखते हैं वो क्या आएगी। Z2OC मतलब ये वाली चीज में ये मैंने हटा दी है वायर, अब सोर्स कहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। कोई भी सोर्स, करंट आया नोड पे डिवाइड हुआ, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इस वायर में भी गया, इधर भी आया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, करंट अब यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल कैसे है, ओपन है। तो इस केस में क्या काम कर रहा है, अब ये ऐसा बना है ना, यानी कि ये तो एक अलग ही टर्मिनल बने, और यहां से करंट देखो, अगर इसको छोड़ो एक बार, अगर मैं
इसको आपको इस तरीके से समझाऊं कि करंट आया, इधर डिवाइड हुआ, इधर क्या, इधर आया, इधर चला गया, ठीक है। इधर तो जाएगा ही नहीं इस जगह पे क्योंकि ओपन पड़ा है, तो मतलब ZB और ZA इस तरीके से अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है और ZC इन दोनों से अलग में है, मतलब अब ये इन दोनों के सम के पैरेलल हुआ, यानी कि ZC पैरेलल टू ZA प्लस ZB। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ZC इंटू ZA प्लस ZB अपॉन में ZC प्लस ZA प्लस ZB। तो सिमिलरली जब मैं Z1 SC निकालूं, शॉर्टेड निकालूं, तो जब मैं शॉर्टेड निकालूंगी तो मुझे पता है शॉर्टेड करना का मतलब क्या चीज है, एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर रही हूं मैं। शॉर्टिंग करने का मतलब अब तक आपको याद होना जाना चाहिए कि शॉर्टिंग जब भी मैं बोल रही हूँ उसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, वहां पे एक प्लेन वायर जोड़ रहे हैं और ऐसी वायर जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ना हो, यानी कि मेरा Z1 OC है, मतलब यहाँ पे तो मैंने सोर्स कनेक्ट करना है इधर तो, ठीक है, कोई भी सोर्स, और इनको क्या करना है, शॉर्टिंग करना, मतलब यहाँ पे एक प्लेन वायर आके जोड़ दी, ऐसा प्लेन वायर जोड़ना कि वोल्टेज का कोई ड्रॉप ना हो। लेकिन देखो इधर क्या है कि ये ZC जुड़ा हुआ है, ZC पे जैसे ही करंट आएगा इधर कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, यानी कि जब एंटर किया करंट की वैल्यू कुछ थी लेकिन बाद में आए तो करंट की वैल्यू पहले की कंपैरिजन में कुछ कम हो गई, मतलब वोल्टेज का ड्रॉप आना। अगर इस वायर पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है तो ये दोनों सेम ही जगह पे है वायर, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। तो जब आपको Z1 OC पाई नेटवर्क में निकालना है तो उस केस में Z1 SC आपको क्या करना पड़ेगा, इस ZC को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ZC होने के कारण कोई भी शॉर्टिंग हो ही नहीं पाएगी। कब, जब Z1 OC निकालना, मतलब अब क्या हुआ, इस तरीके का काम हुआ, ये एक वायर है और एक वायर ये, और यहाँ पे क्या किया, पूरी एक प्लेन वायर लाके जोड़ दी। जब ऐसा जुड़ता है तो ऐसा लग रहा है कि Z1 SC में ZA और ZB दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/ZA प्लस 1/ZB। जब इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी ZA ZB ओवर में ZA प्लस ZB। सिमिलरली अब एक सिर्फ SC को निकाल के हम इसको छोड़ देते हैं। देखो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने ये बताया कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये आता तो वैसे है 1 यानी कि ZSC निकालना है, ZA ZB एक दूसरे के पैरेलल है, ZA इज पैरेलल टू ZB, मतलब इनको सोल्व करने का तरीका सिखाया। जब ये पैरेलल होते हैं ना इसकी वैल्यू भी ऐसे ही आएगी 1/Z1 SC। मैं ये स्टेप छोड़ रही हूँ क्योंकि अब ये चीजें हम 12th क्लास में कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो 1/ZSC की वैल्यू क्या आ रही है, ZA ZB इंटू ZA प्लस ZB। जब भी मैंने ये चीज लिखी है ना इसका मतलब वो 1 था पहले, उसके बाद उसको सोल्व किया है, तो वो कैसे आएगा, Z1 SC की वैल्यू क्या आएगी, ZA ZB ओवर में ZA प्लस ZB। जब भी पैरेलल लगाओ आप हमेशा सोच लो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर दोनों को ऐड करके लिखना है बस, ठीक है। अब मैं क्या निकाल के दिखा रही हूँ आपको, Z1 SC, इन वैल्यूज को आप नोट करके रखना, कल इन्हीं से आगे अपने सोल्व करेंगे, ठीक है। अब Z1 SC मतलब अब देखो निकालना क्या है, Z1 Z2 SC, मैं इधर लिख देती हूँ या इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। Z1 की वैल्यू मैंने ऊपर पूछा, ठीक है। निकालना क्या है, Z2 SC। अब Z2 SC कैसे निकलेगा, मतलब 2 पे मैंने सोर्स लगा दिया, कोई यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टिंग करनी है। सेम काम यहाँ पे, करंट आएगा डिवाइड होगा, आएगा फिर डिवाइड होगा। अब यहाँ पे फिर से एक वोल्टेज ड्रॉप आएगी, जो वोल्टेज ड्रॉप इस वायर पे भी मिलेगी, मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप जीरो नहीं हो पाया, इसीलिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ZA को हटाना पड़ेगा। जब ZA को हटाना पड़ेगा तो इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे एक प्लेन वायर लाके जोड़ दी, मतलब अब Z1 SC के लिए कौन कौन पैरेलल हो गए, ZB इज पैरेलल टू ZC, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ZB ZC ओवर में ZB प्लस ZC। अब ये चीजें आप एक बार आपको समझ नहीं आया तो दूसरी बार देखना, आपको समझ आ जाएगी और कल इसी जगह से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं ये वैल्यूज नोट डाउन कर दूंगी, फिर ZA ZB की वैल्यूज को अपने थोड़ा सा सोल्व करके ZA ZC की वैल्यू आएगी। अगर आप खुद करना चाहो तो आपको यही चीज को फॉलो करना है, यानी कि Z1
OC माइनस Z1 80 करके देखना, आपसे इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।